वेलकम है सभी का। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल हम बात कर रहे थे क्लास 8th की साइंस की, और इसके अंदर पहला जो चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे थे। तो आज हम उसके आगे की बात करते हैं। देखिए, कल जो पहला चैप्टर है कृषि प्रबंध एवं उसकी जो पद्धतियां हैं उसकी हम चर्चा कल कर रहे थे। तो आज हम उसके आगे की बात करते हैं। आगे का जो अपना टॉपिक है वो है कृषि पद्धतियां। देखिए, फसल उगाने के लिए किसान अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करते हैं। किसान भाई जो हैं वो जब अपनी फसल को उगाते हैं तो उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं साथियों। ठीक है, तो ये जो काम है साथियों कौन कौन से हैं? मिट्टी तैयार करना पहला जो काम होता है किसान भाइयों का, वो है मिट्टी तैयार करना। उसके बाद बुवाई का काम होता है, फिर खाद एवं उर्वरक देना। जो खाद्य और उर्वरक है वो भी फिर दी जाती है। और उसके बाद है साथियों सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, कटाई। इस प्रकार से ये जो कार्य है वो सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं साथियों। सामयिक अवधि मतलब जो समय निर्धारित है उसी में। ये नहीं है कि हम आज काम कर दें और 1 महीने बाद हमें जो है वो खेती का काम करना है, बुआई का काम करना है। तो ये मिट्टी तैयार करना, बुवाई, खाद्य एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये जो 7 काम होते हैं साथियों वो किसान भाइयों को अपनी फसल तैयार करने के लिए करने पड़ते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। इन सभी क्रियाकलापों की हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो किसान भाइयों का काम होता है साथियों वो है मिट्टी तैयार करना। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है। साथियों, सबसे पहले किसान भाई क्या करते हैं? अपने खेत में जाते हैं और मिट्टी को तैयार करते हैं। और किसान क्या करता है? जुताई करता है, खेत को जोतने का काम करता है। उसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। और जोतने के लिए वो बहुत सारे कृषि औजार अपने काम में लेता है। जो पुराना समय था ना साथियों, आजकल तो क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हो गई है, परंतु पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर जुताई के लिए किया जाता। तो हल सभी साथियों ने देखा ही होगा कि ट्रैक्टर के पीछे एक वो तो हल जो है साथियों, जैसे बैल जो होता है उसके पीछे एक लोहे की साफ्ट लगी हुई, एक नीचे एक ऐसे खुरपी टाइप में होता है हल। ठीक है, बैल के साथ उसको जोड़कर जो किसान भाई है वो अपने खेत को जोतने का काम करते थे। इसमें लोहे की साफ्ट, यहाँ लिखा भी है साथियों कि हल जो है उसमें एक लोहे की साफ्ट होती है। परंतु आज टेक्नोलॉजी का जमाना है साथियों, तो एक उपकरण है जिसे कल्टीवेटर कहते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है। उसके 7-8 ऐसे नीचे दांते से होते हैं साथियों। तो आजकल जो काम है जुताई का वो बहुत ही आसान हो गया है साथियों। कल्टीवेटर से तैयार की जाती है जमीन, और मिट्टी को ट्रैक्टर से ये जुड़ा होता है साथियों। तो कल्टीवेटर आने से जो किसान भाइयों का काम है वो बहुत ही आसान हो गया है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। ये एक चित्र दिया हुआ है साथियों, एनसीईआरटी की बुक है, ये नोट्स तैयार किए हुए हैं साथियों। तो जो नया सिलेबस है साथियों, सभी को ये पता ही होगा सभी साथियों को कि इस साल एनसीईआरटी ने 2023-24 में जो सिलेबस है वो 30% तक रिड्यूस कर दिया है। तो ये जो नोट्स हैं साथियों वो नए सिलेबस, नए पैटर्न के अनुसार हैं। तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये इस चित्र के अंदर देखो बहुत ही सुंदर रूप से साथियों यहां पर कल्टीवेटर को दर्शाया गया है साथियों कि ये ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर के पीछे ये जो उपकरण है सभी साथी देख पा रहे होंगे, इस उपकरण का जो नाम है वो कल्टीवेटर होता है साथियों। दूसरा जो काम है किसान भाई करते हैं, इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। किसान भाई जो होते हैं वो मंडी में जाते हैं या किसी जो सीड की जो दुकान है उस पर जाते हैं और अच्छे अच्छे किस्म के, अच्छी क्वालिटी के बीज का वहां पर चयन करते हैं। बुआई में भी किसान हलिया कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं साथियों। ठीक है ना, पहले जो बुआई करते थे, बुआई का मतलब है कि खेतों में बीज को डालना, खेतों में बीज डालने की जो प्रक्रिया होती है साथियों उसको बुआई कहते हैं। तो पहले
बुआई जो थी वो किसान बहुत मुश्किल से कर पाते थे, अपने आस पड़ोस के जो किसान भाई थे उनकी हेल्प लेते थे। परंतु आजकल हलिया कल्टीवेटर जो उपकरण आया है उससे बुआई का जो काम है वो बहुत ही आसान हो गया है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। ठीक है, ये भी जैसे ये कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है कुछ लगभग इसी, ये क्या करता है, मिट्टी को मिक्स करता है साथियों, मिट्टी के अंदर एक पहाड़ सी बनाता है। ठीक है, ये कल्टीवेटर। जबकि हलिया कल्टीवेटर जो होता है उसके ऊपर से बीज डालते हैं तो वो 5-6 अलग अलग रो के अंदर अलग अलग जो पहाड़ होती है ना उसमें अंदर मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। इसको समय में सीड ड्रिल भी कहते हैं साथियों। तो हलिया कल्टीवेटर है, इसका जो एक नाम और है वो सीड ड्रिल भी है, इसको सीड ड्रिल भी कहा जाता है। ये देखिए साथियों, ये है हलिया कल्टीवेटर। साथियों सभी को नजर आ रहा होगा। इसको भी ट्रैक्टर के पीछे जोड़ सकते हैं, और जो किसान भाई जिनके पास बैल है तो बैल के पीछे भी हलिया कल्टीवेटर को इसको जोड़ सकते हैं। यहां से जो बीज है वो डालेंगे साथियों, तो ये जो बीज है वो अलग अलग डायरेक्शन में इस प्रकार से आ जाएंगे, और जो बुआई का जो काम है वो बेहद ही आसान हो जाएगा। तो इसके बाद तीसरा जो काम है साथियों किसान भाइयों को जो करना पड़ता है वो खाद और उर्वरक देना। ठीक है, खाद और उर्वरक क्यों देते हैं साथियों? क्योंकि जो हमने बुआई की है तो बुआई में जो पोषक स्तर बढ़ाना होता है, उनको पोषक स्तर को, ताकि अच्छी फसल प्राप्त हो, प्रत्येक बीघा के अनुसार जो एवरेज जो फसल प्राप्त करनी होती है वो अच्छी हो, जो अपनी फसल है उसमें कीड़े या और कोई जो फसल को नुकसान करने वाले कीट हैं वो न लगे, इसलिए उस पदार्थ, ऐसे पदार्थ पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। खाद और जो उर्वरक होती है साथियों उसको हम पोषक स्तर को बढ़ाने के लिए मिलाते हैं। देखियो, खाद जो है साथियों गोबर से और मानव अपशिष्ट से और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त हो सकती है। मतलब खाद हम खुद तैयार कर सकते हैं साथियों। खाद गोबर से भी बनाई जा सकती है, मानव अपशिष्ट से भी बनाई जा सकती है, और जो पेड़ पौधे हैं जो जिनका विघटन हो जाता है उनसे भी खाद तैयार की जा सकती है। परंतु उर्वरक जो है ना साथियों, फर्टिलाइजर्स जो है ना, वो कहां पर, फैक्ट्रियों में बनते हैं। तो आजकल उर्वरक का जमाना है साथियों। किसान भाई भी क्या करते हैं कि अधिक से अधिक फसल को प्राप्त करने के लिए, मोटा मुनाफा, मोटी कमाई प्राप्त करने के लिए जो है उर्वरक ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो उर्वरक होते हैं उससे मिट्टी को हुमस नहीं मिलता है साथियों, परंतु खाद से जो है वो प्रचुर मात्रा में मिट्टी को क्या मिलता है, हुमस मिल जाता है। तो ये तीसरा काम होता है जो किसान भाई अपनी फसल के लिए करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। ये इसमें इस चित्र में साथियों खाद को दर्शाया गया है जो एक पौधे में डाली जा रही है। इस प्रकार से ये खाद होती है, गोबर की खाद ये लग रही है। चौथा जो काम है साथियों किसान भाई जो करते हैं अपनी फसल को लेने के लिए वो है सिंचाई। किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोत का इस्तेमाल करता है, क्योंकि पानी के जो स्रोत हैं वो बहुत सारे हैं, और इनमें से मुख्य जो सिंचाई के स्रोत है वो कौन से हैं? कुएं, तालाब, ट्यूबवेल और नहरों से भी सिंचाई अलग अलग स्थानों पर होती है। तो इस प्रकार से साथियों भारत एक बहुत बड़ा देश है और अलग अलग स्थानों पर जो सिंचाई के साधन हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हम राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर जो सिंचाई का मुख्य साधन है वो नहरें हैं। ठीक है, अन्य जो जैसे राज्य हैं, जैसे यूपी में चले गए तो वहां पर नदियां बहुत सारी हैं। ठीक है, तो सिंचाई के जो साधन हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर नाम दर्शाए गए हैं। कुएं, तालाब, ट्यूबवेल, ये सभी क्या है, सिंचाई के साधन है। यहाँ पर देखिए साथियों एक खेत में ये पानी का एक खाला बना हुआ है और इससे सिंचाई किसान भाई करते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं साथियों। किसान भाई जो पांचवा काम करते हैं, इसमें सिंचाई की दो और विधियां दर्शाई गई है साथियों। एक तो है छिड़काव विधि और एक होता है ड्रिप। ठीक है ना, छिड़काव और ड्रिप क्या होते हैं साथियों, इसकी हम चर्चा थोड़ी विस्तार से करते हैं। देखिए साथियों, ड्रिप जो सिस्टम है ना उसमें पानी की जो बचत है वो बहुत होती है। बूंद बूंद पानी को काम में लिया जा सकता है साथियों। एक भी बूंद पानी जो है ना वो इस विधि से वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इजराइल से इस पद्धति को लाया गया था साथियों। ठीक है, तो
इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे ही पौधों की जड़ों में जाता है। इस विधि को ड्रिप तंत्र कहते हैं, इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार की विधि का उपयोग जो फलदार पौधे हैं, बगीचे हैं, वृक्षों में किया जाता है। यह सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है। साथियों ध्यान रखेंगे, प्रश्न अगर आता है कि सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो वो क्या नाम लिखेंगे? ड्रिप तंत्र है साथियों, जिसमें एक बूंद भी पानी व्यर्थ नहीं होता। पानी है तो जीवन है साथियों, ठीक है। तो अनावश्यक पानी भी अगर हम खेतों में बहाते हैं तो वो अपने लिए नुकसानदायक है। तो बूंद बूंद पानी की साथियों कीमती है। तो ये जो ड्रिप सिस्टम है ये बेहद ही अच्छा सिस्टम है सिंचाई का। इसमें देखिए साथियों क्या होता है कि इस प्रकार से पूरे बगीचे में क्या किया जाता है कि पाइप बिछा दिए जाते हैं, और इन पाइप में जगह जगह पर क्या होते हैं साथियों? छिद्र होते हैं, छोटे बारीक छिद्र, जिनसे पानी बूंद बूंद करके ही बाहर आता है। तो पानी का जो एक प्रकार से संधारण है या पानी का जो स्टोरेज है वो एक बार करके और बूंद बूंद से हम उसका उपयोग सिंचाई के लिए कर सकते हैं। छिड़काव तंत्र में साथियों एक फव्वारा सा चलता है, जैसे बारिश हो रही हो, ठीक है। असमतल भूमि के लिए ऐसे स्थान जहां पर जल की मात्रा कम हो, ठीक है, जहां पानी कम होता है साथियों, वहां पर यह छिड़काव तंत्र, इस विधि में सीधे पाइपों के ऊपर सिरों पर घूमने वाला नोजल लगा रहता है, ठीक है साथियों। एक पाइप है और इसके ऊपर एक नोजल है जो घूमता है। इनमें सभी जगह छिद्र होते हैं। जब ये घूमेगा तो जैसे बारिश हो रही है उस प्रकार से पानी जो है वो चारों ओर फैल जाएगा। लॉन कॉफी, ठीक है, जैसे वर्षा, इस प्रकार का छिड़काव लॉन कॉफी की खेती में महत्वपूर्ण है, ठीक है। कॉफी की जो खेती है वहां पर इस प्रकार से सिंचाई को अच्छा बताया गया साथियों। आगे बढ़ते हैं हम साथियों। ये देखिए साथियों, ये है छिड़काव। तो अभी हमने बात की थी छिड़काव की जो पद्धति है वो इस प्रकार से होती है। तो पानी जब यहां से निकलता है तो ऐसे लगता है कि बारिश आ रही है। इसके बाद है साथियों खरपतवार से सुरक्षा। साथियों खरपतवार क्या होती है कि जब किसान भाई फसल उगाते हैं, किसी भी फसल को लेना जब चाहते हैं, तो फसल के बीच में अनावश्यक छोटे मोटे जो पौधे हैं वो उग जाते हैं साथियों। उनको ही हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। जो अनावश्यक झाड़ियां उग जाती है या छोटे मोटे पौधे उग जाते हैं वो नुकसानदायक भी होते हैं। कुछ तो खरपतवार ऐसी होती है साथियों जो जहरीली भी होती है, जो फसलों के लिए भी नुकसान करती है, पशुओं के लिए भी नुकसान करती है और इंसानों के लिए भी नुकसान करती है। साथियों खेत में फसल के अलावा अवांछित पौधे, मतलब जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, बेवजह उग गए, वो जिन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। साथियों खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। अलग अलग क्षेत्रों में जो इसका नाम है वो अलग अलग होता है, ठीक है। साइंस की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अनुसार हमें चलना है साथियों। तो खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। खुरपी लेकर खेतों में एक किसान भाई को काम करते हुए देखा होगा कि वो खुरपी से खोद खोद कर एक एक पौधे को क्या करता है? अलग करता है। तो ये एक पुराना ट्रेडिशनल तरीका है साथियों खरपतवार को हटाने का। आजकल तो बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो भी आ चुकी है बाजार में, जिनको अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो उससे खरपतवार जो है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। हम कुछ रसायनों का प्रयोग भी खरपतवार को नियंत्रित करने में कर सकते हैं, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। अभी हमने बात की थी कि कुछ दवाइयां यानी कि कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनसे खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी कहते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। किसान खरपतवार हटाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं साथियों, क्योंकि खरपतवार हटाने के भी कई तरीके हैं साथियों। हाथ से जड़ सहित, ये देखिए साथियों, अभी हमने बात की थी एक एक जो खरपतवार है उसको किसान भाई क्या करते हैं? हाथ से खोदते हैं। तो हाथ से जड़ सहित तोड़कर, हाथ से जड़ सहित तोड़कर फसल उगने से पहले मिट्टी को तैयार करके, ठीक है, फसल उगने से पहले ही किसान भाई क्या करते हैं? हाथ से खुरपी लेकर एक एक पौधे को उखाड़ देते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण या बीज बनने से पहले का होता है, कि जब खरपतवार हमें निकालनी है तो पुष्पण या बीज बनने से पहले ही निकालते हैं। खरपतवार हटाने के लिए खुरपी, अभी मैंने बताया था साथियों कि खुरपी से खोद खोद कर, और इसको हैरो भी कहते हैं साथियों। खुरपी का एक और नाम जो है हैरो। खरपतवार को रसायनों की सहायता से भी हटाया जा सकता है, जिसे
2,4-D मुख्य है। ये खरपतवार नाशी है साथियों। खरपतवार का जब प्रयोग करते हैं तो मुंह और नाक को कपड़े से ढक लेना चाहिए साथियों, क्योंकि खरपतवार जो है, अभी मैंने बताया था कि वो वैसे भी जहरीली होती है, पर जब उसको हटाते हैं, उस पर केमिकल छिड़कते हैं, तो वो जो केमिकल है वो अपने शरीर के लिए बेहद खतरनाक है साथियों। तो वो अपने सांस के द्वारा या मुंह के द्वारा अंदर न चला जाए, इसलिए नाक और मुंह को ढककर ही छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद है साथियों निराई। निराई अभी हमने बात की थी कि खरपतवार हटाने का जो प्रोसेस है वो निराई कहलाता है। क्षेत्रीय नाम भी अलग अलग हो सकते हैं साथियों। खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। खेतों में निराई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं और वो फिर फसल को नुकसान करते हैं साथियों। क्लियर साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। फसल को काटते समय भी ये बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ खरपतवार तो विषैले भी होते हैं। अभी मैंने बताया था साथियों कि जो कुछ खरपतवार है वो विषैले होते हैं, तो वो तो बेहद खतरनाक होते हैं, उनसे तो बचना चाहिए, उनको तो छूना भी। यहाँ पर एक किसान को खरपतवार हटाते हुए दिखाया गया साथियों। केमिकल्स की बात करते हैं, रसायनों की बात करते हैं साथियों। खरपतवार पर नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही रसायन विज्ञान की वह शाखा जो भौतिक उदाहरणों के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटनाओं की व्याख्या करती है साथियों। तो केमिस्ट्री की बात आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए साथियों, इस प्रकार से किसान भाई क्या करते हैं, तो खरपतवार नाशी है उसका छिड़काव करते हैं। कटाई, जब फसल तैयार हो जाती है साथियों, तो इसके बाद क्या किया जाता है, फसल की कटाई की जाती है। अब कटाई जो है पहले तो हाथों से की जाती थी, परंतु आजकल फसल काटने के लिए भी उपकरण, मशीन आ गई है साथियों, जिसका नाम हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर मशीन की सहायता से क्या करते हैं कि फसल को काट लिया जाता है। इसमें लिखा है साथियों, हार्वेस्टर की सहायता से काटी गई फसल को, भूसे और दानों को, साथियों जब फसल को काट लिया जाता है तो उसमें जो भूसा है, मतलब जो फसल निकलने के बाद जो अवशेष बचता है उसको हम भूसा कह रहे हैं। ठीक है साथियों, भूसे और दानों को अलग अलग कर लिया जाता है, जिसे थ्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। साथियों थ्रेसिंग क्या है कि जो दाने हैं, किसी भी फसल को हमने जो लिया है उसके दाने और भूसे को अलग अलग करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसर नाम आपने सुना होगा। थ्रेसर एक मशीन है, जो मशीन क्या करती है, भूसे और दानों दोनों को क्या करती है, अलग अलग करती है। आजकल तो ऐसे थ्रेसर आ चुके हैं जिनके अंदर ही हार्वेस्टर मशीन लगी होती है साथियों। ठीक है, आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। कंबाइन क्या है साथियों, एक थ्रेसिंग की मशीन है जिसके अंदर हार्वेस्टर भी लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ये किसान यहां पर एक फसल को काट रहा है। फसलें पककर तैयार, खेतों की गेहूं की कटाई में जुटे किसान। ठीक है, हार्वेस्टर अभी हमने जिक्र किया था साथियों कि हार्वेस्टर मशीन की सहायता से भी फसल की कटाई की जाती है। इसके द्वारा कम समय में और मेहनत में, यहां पर साथियों ये देखिए हार्वेस्टर मशीन को दर्शाया गया है। थ्रेसिंग, काटी गई फसल से बीज दानों को भूसे से अलग करना। बीज या जो दाने हैं फसल के, उनको भूसे से अलग करने का जो प्रोसेस है साथियों वो थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग का काम कंबाइन मशीन से किया जाता है। कंबाइन मशीन हार्वेस्टर और थ्रेसर का सम्मिलित रूप है साथियों। थ्रेसर जो है वो एक्चुअल में क्या करता है, थ्रेसिंग करता है, भूसे और दानों को क्या करता है, अलग अलग करता है। और जो अपने पास हार्वेस्टर मशीन है वो क्या करती है, फसल को काटती है। तो यहां पर जो अपने पास मशीन है वो कंबाइन, उसमें दो मशीन है। कंबाइन के अंदर दो मशीनें आ जाती है, एक तो हार्वेस्टर और दूसरा थ्रेसर। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब फसल कटकर तैयार हो गई साथियों। अब तैयार फसल को स्टोर करना होता है साथियों, भंडारण। नेक्स्ट और अंतिम जो काम होता है किसान भाइयों का वो यही है, भंडारण। फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, क्योंकि अगर खेत में दाने पड़े रहेंगे तो बारिश से वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, फिर वो खाने योग्य नहीं रहते हैं। भंडारण करते हैं। भंडारण में हम चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी होती है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। ये साथियों एक स्टोर को दर्शाया गया है। ठीक है, जहां पर फसल को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एक बहुत बड़ा गोदाम है। भंडारण के कई प्रकार हैं साथियों। भंडारण के कई प्रकार हैं। निजी भंडार भी हो सकते हैं साथियों। कोई किसान भाई ऐसा हो जिनके पास जगह भी हो, पैसे भी हो, तो वो अपना खुद का एक भंडारण
गोदाम बना सकता है। व्यापारी या विनिर्माता अपने माल के संग्रहण के लिए स्वयं भंडारगृह रखते हैं और उसका संचालन करते हैं। ऐसे भंडारगृह निजी भंडारगृह कहलाते हैं। सार्वजनिक भंडारगृह भी होते हैं साथियों। यह एक स्वतंत्र इकाई होती है जिसमें किराया चुकाकर सार्वजनिक भंडारगृह में जाएंगे तो हमें वहां एक निश्चित किराया देना पड़ेगा और जब तक अपना माल, अपनी फसल, अपने दाने उस सार्वजनिक भंडार गृह में रहेगी तब तक मंथली रूप से, मासिक रूप से वहां हम किराया चुकाते रहेंगे। इसके अलावा एक और भंडार गृह साथियों, सहकारी भंडारण। इन भंडार गृहों की स्थापना सहकारी समितियों, प्रत्येक मंडी में एक सहकारी समिति होती है साथियों, और उन समितियों का भी खुद का एक भंडार गृह होता है। वहां पर भी किसान न्यूनतम बहुत किफायती दर पर किराया देकर अपनी जो फसल है, अपने दाने, बीज जो हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं। भंडारण के कार्य, भंडारण में बड़ी मात्रा में माल को गर्मी, सर्दी, आंधी, नमी सब से बचाया जा सकता है साथियों। न्यूनतम करते हैं। भंडारण के कार्यों का वर्णन इस प्रकार है। वस्तुओं का भंडारण साथियों, भंडार गृहों का मुख्य कार्य वस्तुओं को उस समय तक भली भांति संग्रहित करना है जब उनके उपयोग, उपभोग या उनकी बिक्री के लिए आवश्यकता न हो। साथियों, जब तक हमें यह लगे कि अपनी फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है तब तक हम उस भंडार गृह में हम अपनी फसल को, अपने दानों को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। न आंधी लगेगी, न बारिश लगेगी, न तूफान प्रभावित करेगा साथियों। वस्तुओं की सुरक्षा साथियों, भंडार गृह वस्तुओं को गर्मी, धूल, हवा, नमी आदि के कारण खराब होने से बचाता है। उनके पास विभिन्न वस्तुओं के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार संरक्षण की व्यवस्था होती है। जोखिम उठाना, भंडार गृह में वस्तुओं को हानि अथवा क्षति का जोखिम भंडारण गृह अधिकारी को उठाना पड़ता है। अगर वहां पर कोई चोरी चकारी, लूट हो जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जो है वो उस भंडार गृह का जो अधिकारी है उसकी रहेगी साथियों। इसलिए वह उनकी सुरक्षा के सभी इंतजाम करता है। मूल्य जमा सेवाएं, भंडार गृह में कभी कभी वस्तुओं का श्रेणीयन का कार्य किया जाता है जिसमें उनकी पैकिंग व विक्रय में आसानी होती है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। तो साथियों, आज हमने जो किसान भाई के द्वारा किए गए कार्य हैं उन सातों कार्यों को पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। जुताई, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है साथियों। सबसे पहले किसान भाई मिट्टी तैयार करते हैं और मिट्टी को इधर से उधर उलटने पलटने की जो प्रक्रिया है हल के द्वारा जो की जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। भूमि के ऊपरी परत को चीर कर, पलट कर या जोत कर उसे बुवाई या पौधारोपण के योग्य बनाना जुताई, भू परिष्करण या कर्षण कहलाता है साथियों। तीन नाम आ गए यहां पर, सभी साथी ध्यान रखेंगे। मिट्टी को इधर उधर पलटकर, क्योंकि एक बार जब फसल ले लेंगे तो उसके बाद हमें उस मिट्टी को क्या करना पड़ता है साथियों, जुताई करनी पड़ती है। मतलब मिट्टी को थोड़ा ऊपर नीचे उलट पलट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है साथियों, एक तो जुताई भी नाम है इसका, भू परिष्करण या कर्षण साथियों, टिलेज इसको कहते हैं। इस कृषि कार्य में भूमि को कुछ इंचों की गहराई तक खोद कर हल की सहायता से कर सकते हैं साथियों, पलट दिया जाता है। वो हल जैसे जैसे अंदर जाएगा, अंदर की मिट्टी जो निकलेगी और इधर उधर हो जाएगी। इस प्रकार से नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। वायु, पाला, वर्षा और सूर्य के प्रकाश तथा उष्मा आदि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित और भुरभुरी हो जाती है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है साथियों, केशिकात्व। जब हम जुताई करते हैं तो मिट्टी के अंदर बारीक नलियां बन जाती है साथियों, और जब बारिश होती है तो उन नलियों की सहायता से पानी अंदर जाता है और वो फसल की जड़ों तक पहुंच जाता है। तो ये इसका साइंटिफिक रीजन है। आगे बढ़ते हैं हम साथियों। ये जुताई का काम कर रहा है साथियों हल। प्राचीन काल में जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो ज्यादा विकसित नहीं थी साथियों। तो पुराने समय में जो किसान भाई है वो अपने खेत को जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे। हल एक कृषि यंत्र है जो जमीन की जुताई के काम आता है। इसकी सहायता से बीज बोने के पहले जमीन की आवश्यक तैयारी की जाती है। अभी हमने बात की थी कि जमीन को तैयार करते हैं, तो जमीन तैयार करने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं साथियों वो हल है। कृषि में प्रयुक्त औजारों में हल शायद सबसे प्राचीन है। ये सबसे प्राचीन है, इतिहास की पहुंच है। हल किसी न किसी रूप में प्रचलित पाया गया है। अगर हम पुराना इतिहास पढ़ते हैं साथियों, काफी पुराना, तो वहां पर भी हल का जिक्र होता है। हल से भूमि की ऊपरी सतह को उलट दिया जाता है। नीचे की जो मिट्टी होती है साथियों वो ऊपर आ जाती है, ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे चली जाती है, जिससे नए पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं तथा खरपतवार एवं फसलों की डंठल आदि जमीन में दब जाती है। जब हम एक फसल काटते हैं तो उनके जो छोटे मोटे डंठल होते हैं वो जमीन के अंदर धंस जाते हैं साथियों। वो धंसे हुए फिर
सड़कर खाद का रूप भी बन जाते हैं और धीरे धीरे खाद में बदल जाते हैं। साथियों, यही हम चर्चा कर रहे थे कि वो जो डंठल है वो जमीन के अंदर दब गए और अब वो क्या बन जाएंगे, धीरे धीरे खाद बन जाएंगे। जुताई करने में जमीन में हवा प्रवेश भी हो जाती है, जिससे जमीन द्वारा पानी की नमी बनाए रखने की सख्त बढ़ जाती है। तो ये था हल साथियों। तो आई होप साथियों आप इस क्लास में सब कुछ बेहद अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक, इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।